हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपका वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशियन यानी कि महासागरीय नितलीय उच्चावच देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं ये है क्या। ये यूनिट 1 का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे जैसे स्थल मंडल में उच्चावच पाए जाते हैं, जैसे पठार हो गए, मैदान हो गए, उसी प्रकार से जल मंडल में भी उच्चावच पाए जाते हैं जिसे हम महासागरीय नितल उच्चावच कहते हैं। ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये महाद्वीपीय के किनारे भाग से लेकर के, यानी जहाँ से सागर शुरू होते वहाँ से लेकर के अत्यधिक गहराई में, सागरीय क्षेत्र में, ये अत्यधिक गहराई में, यानी इस जगह से शुरू होकर ये अत्यधिक गहराई तक हमें उच्चावच देखने के लिए मिलते हैं। तो जितने भी उच्चावच है उसको 4 प्रमुख भाग में बांटा गया है: महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त और महासागरीय खड़। इसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट जो है वो हमें कहाँ मिलता है? इसका जो विस्तार है ये सागरीय तट रेखा से, यानी जहाँ से सागर शुरू होता है वहाँ से लेकर के उस बिंदु तक जहाँ से ढाल कोण में तेजी से वृद्धि होती है। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम इसी डायग्राम को देखें तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक, और क्योंकि यहाँ से ढाल कोण में तेजी से वृद्धि हो रही है तो इस जगह तक महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। हम लोग इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये महाद्वीपीय किनारे का वह भाग है जो जल में डूबा रहता है, यानी महाद्वीपीय किनारे का वह भाग जो जल में डूबा रहता है। यहाँ पर देखिए ये लैंड वाला पार्ट है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि माउंटेन हो, लेकिन यहाँ समझने के लिए मैंने इसे यहाँ पर माउंटेन बनाया है। तो ये लैंड वाला पार्ट से का वो भाग होता है जो जल में डूबा रहता है। इसकी गहराई कितनी होती है? इसकी गहराई 100 फैदम तक होती है। 100 फैदम कितना होता है? 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट होता है। ठीक है। ढाल इसका कितना होता है? ढाल इसका 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक होता है, यानी कि ये मंद ढाल होता है। अगर हम लोग क्षेत्रफल को देखें, यानी जो समस्त सागरीय नितल है उसका 8.6% क्षेत्र में महाद्वीपीय मगन तट पाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसके लिए 2 मत हैं। इसके निर्माण के संबंध में 2 मत हैं। सागरीय अपरदन के द्वारा और जलीय निक्षेप के द्वारा इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपीय मगन ढाल हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मगन तट के बाद महाद्वीपीय मगन ढाल मिलता है। इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। और इसका विस्तार कहाँ मिलता है? हम लोग इसको देखते हैं। मगन तट और गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाला मंडल महाद्वीपीय मगन ढाल कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर सागरीय मैदान है और यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट है। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो महाद्वीपीय मगन ढाल कहलाता है। ये मगन ढाल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका जो स्लोप है वो तीव्र होता है और इसका जो औसत ढाल है वो 5 डिग्री तक होता है। और यहाँ पर गहराई कितनी होती है? यहाँ पर गहराई 200 से लेकर के 2000 मीटर तक होती है। समस्त सागरीय क्षेत्रफल जो है उसके 8.5% भाग पर मगन ढाल पाया जाता है। और ये किस प्रकार से निर्माण हुआ इसके बारे में लोगों का अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि सागरीय तरंगों द्वारा जो अपरदन उठते हैं उससे महाद्वीपीय मगन ढाल बने हैं। कुछ का कहना है कि विवर्तनिक जो भ्रंशन होता है उससे महाद्वीपीय मगन ढाल बने हैं। और कुछ के अनुसार मगन तट के मुड़ने के कारण, यानी ये जो मगन तट है वो इस प्रकार से मुड़ गया, उसके कारण मगन ढाल बना है। तो इस प्रकार से हम लोग, आई होप ये मगन ढाल आपको क्लियर हो गया होगा। इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गहरे सागरीय मैदान। जिस प्रकार से पृथ्वी तल पर सागरीय मैदान होते हैं उसी प्रकार सी में, यानी कि सागर के तल में भी मैदान होते हैं जिसे गहरे सागरीय मैदान कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मगन ढाल के बाद हमें यहाँ थोड़ा सा उभार वाला भाग मिलता है, क्योंकि कई बार जो सेडिमेंट होते हैं या जो निक्षेप होते हैं, अवसाद होते हैं, इस जगह पर गिरे रहते हैं। इस उभार के बाद जो प्लेन एरिया होता है, मैदानी भाग होता है, उसे ही गहरे सागरीय मैदान कहा जाता है। यदि हम लोग देखें तो ये सर्वाधिक विस्तृत मंडल है। जो नितल है उसका सर्वाधिक विस्तृत मंडल है, यानी कि कोई भी सी में हमें गहरे सागरीय मैदान सर्वाधिक रूप से मिलते हैं। यहाँ पर गहराई कितनी होती है? यहाँ पर गहराई जो है वो 3000 से लेकर
1000 मीटर तक होती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 75.9% है, यानी कि समस्त सागरीय नितल के 75.9% भाग जो है महाद्वीपीय गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सागरीय जीव पाए जाते हैं, सागरीय पौधे पाए जाते हैं और क्षारीय पदार्थ का निक्षेप भी इस जगह पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसी सागरीय मैदान में कम ऊंचाई वाले कटक भी मिलते हैं, जिसे ज्वालामुखी उत्पत्ति वाले पहाड़ियाँ या वितल पहाड़ी, सागरीय माउंट, सागरीय चबूतरा, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। जैसे इस डायग्राम में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देखें तो ये गहरे सागरीय मैदान है, तो यहीं पर हमें सागरीय चबूतरा, सागरीय माउंट, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम लोग, इसी चैप्टर में हमें 3 चीज़ें पढ़ना है। जो हमारा अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है, उसका बॉटम रिलीफ पढ़ना है। तो इसीलिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं वितल पहाड़ियाँ क्या होती है। वितल पहाड़ियाँ हैं कम ऊंचाई वाली वितल पहाड़ियाँ होती है, यानी कि जो कम ऊंचाई वाली ज्वालामुखी पहाड़ी होती है उसको वितल पहाड़ियाँ कहते हैं। इंग्लिश में इसको एबाइशल प्लेन कहते हैं। दूसरा है सागरीय माउंट। सागरीय माउंट क्या होता है? सागर तल के नीचे सदा जलमग्न रहने वाली शंकु के आकार की वित्तलीय ज्वालामुखी पहाड़ी को सागरीय माउंट कहते हैं। जैसे इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये सागरीय माउंट है, जो कम ऊंचाई वाले शंकु के आकार की ज्वालामुखी पहाड़ी है। और फिर सागरीय चबूतरा हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है? ये चपटे शिखर वाली वितल पहाड़ियों को सागरीय चबूतरा कहा जाता है। जो चपटे शिखर वाले वितल पहाड़ियाँ हैं उसको सागरीय चबूतरा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें तो ये सागरीय चबूतरा है। ये सपाट, ऊपर से ये सपाट है और चपटे शिखर वाला है। तो इस प्रकार की जो वितल पहाड़ी होते हैं उसको सागरीय चबूतरा कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, वितल पहाड़ियाँ, सागरीय माउंट और सागरीय चबूतरा, ये गहरे सागरीय मैदान के ही भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त क्या होते हैं? इसे ओशियन डीप्स या ट्रेंच भी कहते हैं, ओशियन ट्रेंच भी कहते हैं। महासागरों के सबसे गहरे भाग, महासागरों में कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो सबसे गहरे होते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक गहराई पाई जाती है, उसी क्षेत्रों को या उसी जगह को गर्त या खड कहते हैं। महासागर की तली में स्थित गहरे गर्त और खाइयों को महासागरीय गर्त या खड कहते हैं। ये एक्चुअली खाई होते हैं, जैसे ज़मीन में कुछ खाई होते हैं तो वे गहरे भाग होते हैं, उसी प्रकार से सागर के ये गर्त और खाइयाँ होते हैं। और संपूर्ण महासागरीय नितल के 7% भाग में महासागरीय गर्त और खड पाए जाते हैं। इसके जो ढाल हैं वो खड़े ढाल होते हैं, यानी कि ये बहुत ही स्टीप होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे डायग्राम में तो आप समझ जाएंगे। विकास, इसका विकास कहाँ पर होता है? ये पर्वतों से युक्त सागर तट के समानांतर पाया जाता है, यानी वैसे सागर जहाँ जो पर्वतों से सटे होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर खड का निर्माण होता है या गर्त का निर्माण होता है। और द्वीप के सहारे, जो द्वीप होते हैं, जो आइलैंड होते हैं, उसके सहारे भी इस प्रकार के महासागरीय गर्त या खड का निर्माण होता है। आकार की दृष्टि से इसे 2 भाग में बांटा गया है। महासागरीय गर्त, जिसे हम लोग ओशियन डीप भी कहते हैं, और दूसरा है महासागरीय खड या खाई। महासागरीय गर्त हम लोग पहले देख लेते हैं। कम क्षेत्रीय विस्तार वाले अत्यधिक गहरे खड को महासागरीय गर्त कहते हैं। तो ये जो है महासागरीय गर्त, ये कम क्षेत्रीय विस्तार होता है लेकिन अत्यधिक गहरा खड होता है, जिसको महासागरीय गर्त कहते हैं। और खड, महासागरीय खड या खाई क्या है या ट्रेंच क्या है? ये अत्यधिक गहरी, लंबी और संकरी गर्त होती है, उसे महासागरीय खड कहा जाता है। जिस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये हमें महासागरीय गर्त या खड के रूप में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
मध्य महासागरीय कटक, इसे उसमें काउंट नहीं किया गया है जो 4 डिवीज़न हमने देखा था, लेकिन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मिड ओशियनिक रिज भी कहा जाता है। ये कैसे बनते हैं? ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होते हैं और सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच हैं। ये सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच हैं, यानी कि बहुत ही बड़े भाग में ये फैले हुए हैं और इसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, यानी कि ये 60,000 से लेकर के 65,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। यदि हम अटलांटिक महासागर में देखें तो अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में हमें मध्य महासागरीय कटक देखने के लिए मिलता है और हिंद महासागर के भी मध्य भाग में हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रशांत महासागर में ये मध्य भाग में नहीं पाया जाता है, लेकिन उससे थोड़ा दूर हटकर ये हमें मिलता है। ये किस प्रकार से बनते हैं? ये जो मध्य महासागरीय कटक हैं, ये प्लेटों के अपसरण से, प्लेट जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से जो पृथ्वी तल है वो कई सारे प्लेटों में विभक्त है। तो जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विपरीत दिशा में जाने के कारण वहाँ पर भ्रंश होता है, यानी वहाँ पर दरार पड़ती है। तो उससे क्या होता है, ऊपरी मेंटल का जो चट्टान है वो पिघलने लगता है और जो पिघली चट्टान है उससे पिघले चट्टान जो है उससे मैग्मा निकलने लगता है और वही मैग्मा जो है बाहर निकल करके शीतल रूप, जब वो ठंडा जब होता है तो वो लावा के रूप में ठंडा होकर के कठोर हो जाता है और फिर यही जो प्रोसेस है जब वो रिपीट होते रहता है तो फिर मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है और इस प्रकार से ये पाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर ये दोनों प्लेट है और ये दोनों प्लेट इधर उधर जा रहे हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर इस प्रकार से मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है और यहीं पर सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं जो है अधिक देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अटलांटिक ओशन है उसके बारे में देखेंगे कि उसका बॉटम रिलीफ कैसा है और उसको समझने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू ऑल।